हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 प्री में जो बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। पुराने वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग 500 ग्राम ऑफ सीमेंट। ठीक है, मीन्स जो वेट ऑफ सीमेंट दिया है इसको मान लेते हैं कि C है, इट इज गिवन 500 ग्राम्स। विथ वाटर सीमेंट रेशियो जो दिया हुआ है W/C 0.55 दिया हुआ है, और जो हमारी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल दी हुई है इसको मान लेते हैं K है ये, दैट इज गिवन एज 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमें पूछ रहा है कि थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगी। मान लेते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज S, ये हमें डिटरमाइन करनी है। और हमारी कंडीशन ये है कि हमारा जो सीमेंट का हाइड्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले जब भी हम अपनी सीमेंट में वी ऐड वाटर, ठीक है, तो हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो सीमेंट के बोग्स कंपाउंड हैं ये आप लोग सभी लोग पढ़ चुके होंगे, जिसमें हमारा C3S, C2S, C4AF एंड C3A कंपाउंड्स, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा एक जेल बनाते हैं जिसको हम डेनोट करते हैं CSH जेल से। इसका फुल फॉर्म अगर आप लिखोगे, इट्स कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। ये हमारा एक सीमेंटियस जेल होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, जो कि जब धीरे धीरे हार्डन होता है तो हमारा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो विथ एज जैसे जैसे हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है हमारा कंक्रीट हार्डन होता जा रहा है और हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जा रही है। तो जनरली जो हमारा CS जेल होता है इसका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो हमारे टोटल सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है उसके 50 से 60% ऑफ मास ऑफ हाइड्रेट वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ बाकी का 40 तो 50% क्या रहेगा हमारा, अराउंड 20 से 25% हमारा जब केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम जिसे आप कहते हो, ये हमारा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट नहीं करता, हमारा स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट केवल ये कंपाउंड करता है जो हमारा CS जेल है। और इसी CS जेल को हम बोलते हैं टोबरमोराइट जेल। ये आप याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये। दिस इज कॉल्ड टोबरमोराइट जेल। और जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसको आप बोलते हैं पोर्टलैंडाइट। तो ये हमारा, और जो बची हुई वॉल्यूम है टोटल हाइड्रेट की जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो बची हुई वॉल्यूम है उसमें हमारे क्या होंगे, कैपिलरी पोर्स होंगे, जिनका इन जनरल जो साइज है वो 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकता है। ठीक है, तो जब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसको अगर आप केमिकली देखोगे तो इनिशियल फेज में हमारा कुछ सीमेंट अनहाइड्रेटेड रहेगा जो कि यहां पर ये दिखा रहा है, और ये जो हमारा आपका हल्का सा ग्रेइश कलर का दिख रहा है दिस इज CSS जेल। ठीक है, जो कि हमारी 50 to 60% टोटल मास ऑफ हाइड्रेट को ऑक्युपाई कर रहा है, और हमारे कुछ हमारे कैपिलरी पोर्स हैं जिसमें हमारा वाटर फिल किया हुआ है, और दिस इज एक्चुअली दी वाइट्स जिसमें हमारा पानी भरा हुआ है, जो कि धीरे धीरे हमारे हाइड्रेशन प्रोसेस को में रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब हमारा कंसेप्ट आता है कि जो ये CSS जेल है, CSH जेल, और जो हमारी ये वाइट्स, यानी इसको आप बोलोगे स्पेस। तो जो ये आपकी स्पेस है और जो आपका जेल है जो हाइड्रेशन प्रोसेस से बना,
उसको एक टर्मिनोलॉजी दिया गया जेल स्पेस रेशियो। इसके लिए हमारा जो लॉ यूज किया जाता है दैट इज नोन एज अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, जिन्होंने ये डिफाइन किया कि जेल स्पेस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, और जो हमारा साइज है इन कैपिलरी पोर्स का, जो स्पेस का साइज है वो डिपेंड करता है कि हमारा एक्चुअल में वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना था और हमारा उस पर्टिकुलर स्टेज में हमारा क्या कितना हाइड्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो जो जेल स्पेस रेशियो है दैट इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। आप इसको HCP से लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, जो कि आपका CSH जेल की वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाई HCP प्लस जो आपका कैपिलरी पोर्स हैं। ठीक है, इस कैपिलरी पोर्स को आप मान लेते हैं W0 की जो वॉल्यूम है, तो ये रेशियो है, इसे जेल स्पेस रेशियो कहते हैं। और उसके बाद इस जेल स्पेस रेशियो की फर्दर क्या सिग्निफिकेंस है, वो रिलेशनशिप हमारी पावर एंड ब्राउन यार्ड ने एक रिलेशनशिप दी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। उन्होंने एक ग्राफिकल वे में इस को रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ जो कि उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारा दिस इज द स्ट्रेंथ एंड दिस इज द जेल स्पेस रेशियो। जैसे जैसे हमारा जेल स्पेस रेशियो बढ़ रहा है वैसे ही वैसे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बढ़ रही है, बिकॉज जैसे जैसे आपका हाइड्रेशन प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है हमारा स्पेस रेशियो कम होता जाएगा और जेल हमारा बढ़ता जाएगा, जो कि हमारा मेन सीमेंटियस प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड विच इज द मेन स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो इस टिपिकल कर्व को आप लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ एट एनी स्टेज इज गिवन बाई kx³, जहां पर जो k वैल्यू है दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल। ठीक है, और ये जो हमारी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल है ये हमारी दो प्रॉपर्टीज का फंक्शन होगा कि हमने एक्चुअल में कितना सीमेंट डाला हुआ है अपने कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए और हमारा स्पेसिमेन का क्या साइज हमने यूज किया है टेस्टिंग के दौरान। ठीक है, अगर ये डाटा क्वेश्चन में एग्जाम इसमें दिया हुआ है कि आपको इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है, तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमारी जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ जेल होती है एट स्टेज ऑफ फुल हाइड्रेशन, जब हमारे सारे सीमेंट पार्टिकल्स जो हैं हमारे जितनी भी हमने सीमेंट डाली मिक्सिंग के बाद वो हमारी फुली हाइड्रेट हो गई है। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर स्टेज में, ये हमारी एज से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे आप जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हो वाटर सीमेंट रेशियो के बेसिस पे, वो हमारी स्ट्रेंथ होती है एज डिपेंडेंट, बट यहां पर जो थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट कर रहे हो दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एज। ये हमारा जो पावर एंड ब्रॉनर्ड ने सजेस्ट किया वो ये किया। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। तो दिस इज द कैलकुलेशन जो यहां पर मैंने प्रोवाइड की है कि अगर हमारा कंप्लीट हाइड्रेशन हो चुका है, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए अगर हम ये मान लें कि हमारा वेट ऑफ सीमेंट जो हमने मिक्सिंग प्रिपरेशन में डाली तो दैट इज C एंड VC इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिलीलीटर पर ग्राम और W0 इज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वाटर जो आपने पानी ml में डाला। और ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है कि 1 ml ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन के बाद हमारा 2.606 ml ऑफ जेल प्रोड्यूस करता है। इसके बेसिस पर हमारी वॉल्यूम ऑफ जेल कैलकुलेट की गई जो कि हमारा 0.65 टाइम्स दी वेट ऑफ सीमेंट आएगी। ये हमारा तब आएगी जब हमारा फुल हाइड्रेशन हो गया है, मींस जितनी भी हमने सीमेंट डाली है उसमें सारा पार्टिकल्स का हाइड्रेशन हो चुका है। ठीक है, और हमारे पास स्पेस अवेलेबल क्या होगी, जो हमारी C इंटू 0.319 प्लस जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने डाला था, बिकॉज वो हमारी वॉल्यूम स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जेल स्पेस रेशियो जो हो जाएगा वो हमारा, जैसे मैंने डिस्कस किया, VHCP अपॉन VHCP
प्लस जो आपका कैपिलरी पोर्स होंगे, जो हमारी स्पेस होगी, वो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ आपने वाटर डाला उसके इक्विवेलेंट होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, ये म्यू आप यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और पार्शियल हाइड्रेशन का मतलब ये है कि अगर मान लें कि हमारा 75% हाइड्रेशन होगा तो हमारी जो इस जेल स्पेस रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अब जेल स्पेस रेशियो जो चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रेशन, बिकॉज जो स्ट्रेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेल स्पेस रेशियो का होल क्यूब एज पर पावर एंड ब्रोनॉड रिलेशनशिप जो ऊपर मैंने डिस्कस किया। तो जैसे ही जेल स्पेस रेशियो कम होगा, बिकॉज आपका पार्शियल हाइड्रेशन हो रहा, तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल पर। यहां पर जेल स्पेस रेशियो आप निकालोगे सबसे पहले स्टेप 1 में, ठीक है। उससे पहले आप देखोगे कि आपका सीमेंट जो दिया है वो आपका 500 ग्राम्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ आपका वाटर कितना होगा, वो आपने निकाल लिया वाटर सीमेंट रेशियो से, बिकॉज W/C इज गिवन एज 0.55, जिसके बेसिस पे आपका वाटर आ गया। और वाटर को आपने W0 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऑल यूनिट्स इन ml हियर, बिकॉज हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो फुल हाइड्रेशन में अल्फा की वैल्यू आपको 1.0 लेनी है, तो आपका जो जेल स्पेस रेशियो आया वो 0.756 आया। तो आप कैलकुलेट करोगे हमारी स्ट्रेंथ, जो मैंने ऊपर अभी रिलेशनशिप बताया, S इज इक्वल टू 240.756 का होल क्यूब, तो यू विल गेट 103.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो हमारा पार्शियल है और हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमारा 75% है, मीन्स हमारा केवल सीमेंट, टोटल सीमेंट जो हमने डाली उसका 75% हमारा अभी केवल जेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारा जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट इज टेकन एज 0.75। अब जो फॉर्मूला मैंने बताया उस, अब जेल स्पेस रेशियो निकालोगे वापस से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.6423। इसका मतलब आपकी जेल स्पेस रेशियो घट गई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन के कम होने से। तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी आपकी घट जाएगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ जेल स्पेस रेशियो। तो आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखोगे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 58 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 40% से 45% इस जो स्ट्रेंथ है वो हमारी रिड्यूस हो गई है जैसे ही आपने हाइड्रेशन 100% से 75% किया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर फुल हाइड्रेशन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक एक फेनोमेना देख लेते हैं कि जो हमारा क्रेजिंग फेनोमेना होता है ये क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं कंक्रीट के सरफेस पर इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल पैटर्न। अगर आप इसको नजदीक से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा, और ये हमारा कुछ जहां पर बहुत ही फाइन क्रैक्स मिले हैं। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द कंक्रीट सरफेस जहां पर आपको बहुत ज्यादा फाइन क्रैक्स मिले हैं। तो जो क्रेजिंग हो रही है ये हमारी क्यों हो रही है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द कंक्रीट मेंबर। कि जो हमारा कंक्रीट का अगर ये मान ले एक मेंबर है तो कंक्रीट के अंदर साइड और बाहर साइड जो सरफेस है उसमें हमारा डिफरेंशियल श्रिंकेज हो रहा है। श्रिंकेज का जो क्वांटम है वो अलग अलग हो रहा है। इसकी वजह से हमारे सर्टेन क्रैक्स सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेंगी इन द फॉर्म ऑफ रैंडम हेक्सागोनल क्रैक्स। ठीक है, तो इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्रेजिंग। तो यहां पर मेंशन किया हुआ है द क्रेजिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइन रैंडम क्रैक्स आर फिशर्स ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट टू मोर्टार कॉज्ड बाय द श्रिंकेज ऑफ सरफेस लेयर। ठीक है, दीज क्रैक्स आर रेयरली मोर देन 3 mm। इन जनरल जो क्रैक की जो डायमेंशन है वो 3 mm डीप होती है, मींस सरफेस से मैक्सिमम ये 3 mm तक ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा इनका पेनिट्रेशन नहीं होता है।
and these irregular hexagonal areas enclosed by the cracks are typically no more than 40 mm across. मीन्स इसकी जो लेटरल डायमेंशन है इसकी बात कर रहा है कि जो हमारा साइज होगा इन ऑन द सरफेस इज 40 mm एंड स्मॉल इन अनयूजुअल इंस्टेंसेस. जनरली क्रेस क्रैक्स डेवलप एन अर्ली एज. जनरली आपको जो क्रैकिंग मिलेगी ये अर्ली एजेस में मिलेगी and are apparent the day after placement or at least by the end of first week. Generally within 7 days from the placement of the concrete. अगर आपको क्रेजिंग क्रैक्स मिल रहे हैं, इस तरह के क्रैक्स मिल रहे हैं, तो वो क्रेजिंग इंडिकेट कर रहे हैं. They are not readily visible until the surface has been wetted and it is beginning to dry out. ठीक है, अब हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी हैव टू फॉलो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपको जो वाटर सीमेंट रेशियो आपको यूज करना है वो आपको मिनिमम यूज करना है. मीन्स जो ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो हमें चाहिए वो हमारा एडिक्वेट होना चाहिए. और जो हमारी स्लम्प वैल्यू है जो आप कंक्रीट में यूज कर रहे हो दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 125. ठीक है, आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है. जो फिनिशिंग के लिए आप ट्रैवलिंग करते हो वो आपको अवॉइड करनी है. और जब आप फिनिशिंग कर रहे हो तो आपको वाटर स्प्रिंकल नहीं करना है. ठीक है, कंक्रीट के सरफेस को फिनिश करते समय. ठीक है, और जो भी कंक्रीट को आप फिनिश कर रहे हो तो कंप्लीट ब्लीडिंग हो जाने के बाद ही आपको कंक्रीट की फिनिशिंग करनी है. आपको ये देखना है कि कंक्रीट के सरफेस पर पानी तो ब्लीड आउट होकर नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो उसको क्लियर करने के बाद ही आपको फिनिशिंग करनी है उस पर्टिकुलर मेंबर की. ठीक है, और प्रॉपरली उसको क्योर करना है जैसे ही आपकी फिनिशिंग कंप्लीट होती है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रेजिंग जो मैंने एक्सप्लेन की. दूसरा हमारा फेनोमेना है लेटेंस फेनोमेना, जिसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा सीमेंट है और वाटर है और भी जो हमारा फाइन सैंड्स हैं, फाइन सैंड पार्टिकल्स हैं, ये स्लरी के फॉर्म में हमारा पानी के अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. ठीक है, ये हमारे सरफेस पर विजिबल होंगे और इस तरह आपको कुछ फाइन पैचेस दिखेंगे आफ्टर ड्राइंग आउट, बिकॉज इसमें सीमेंट थी और वो हमारा जब पानी इवापोरेट हो जाएगा मींस सीमेंट हार्ड हो जाएगी तो वो हमारी इस तरह कुछ ड्राई सीमेंट की पैचेस दिखेंगे कंक्रीट के मेंबर में. तो ये आपको जहां पर दिखता है वो इंडिकेट करता है कि देयर इज अ फेनोमेना ऑफ लेटेंस, कि हमारा इनिशियल फेज में जब हमने कंक्रीटिंग की तो हमारा जो वीक मिल्की एंड पाउडरी लेयर ऑफ सीमेंट डस्ट एंड सैंड फाइन्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट. और ऐसा तब देखने को मिलेगा जब हमने कंक्रीट में हमने ओवर वाटरिंग कर दी हो और कंक्रीट को ड्राई में प्रीमेच्योरली प्रॉपर क्योरिंग किए बिना ही उसको छोड़ दिया हो. एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर ट्रैवलिंग. फिनिशिंग, एक्स्ट्रा फिनिशिंग के चक्कर में आप एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग करोगे तो देयर आर चांसेस कि हमारा जो सीमेंट स्लरी है वो हमारा सरफेस पर आ जाएगी. और जनरली जो हमारा इसका रीज़न होता है वो हमारा एक्सेस वाटर जो हम डाल देते हैं कंक्रीट मिक्स करते समय और इनएडिक्वेट क्वेरिंग, ये हमारे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो लेटेंस का कॉज बन जाते हैं. तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड लेटेंस. और सल्फेट डिटोरेशन जो होता है ये हमारा सल्फेट अटैक होता है. इसके बारे में IS 456 के कोडल एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर चुका हूँ, वो आप रेकमेंड कर सकते हो. और जो इफ्लोरेसेंस फेनोमेना होता है इसमें क्या होता है, जो एग्रीगेट की एल्कलीज हैं, एग्रीगेट हमारा जो यूज़ कर रहे हैं अगर हमारे उसमें एल्कलीज हैं तो दे विल रिएक्ट विथ वाटर. जो हमने वाटर सीमेंट में मिक्सिंग करने के लिए यूज़ किया है और जो हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा वो हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर जाएगा ऑन सरफेस ऑफ कंक्रीट मेंबर एंड देन ड्राई आउट ऑन द सरफेस और हमारा पैचेस के फॉर्म में आपको कंक्रीट के सरफेस पर दिखेगा. तो वो फिनोमेना हमारा होता है इफ्लोरेसेंस. तो करेक्ट आंसर यहां पर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी पॉलीमरिक कंक्रीट होती क्या है. जो हमारी जैसे सीमेंट कंक्रीट होती है उसमें हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो सीमेंट और वाटर का होता है इनिशियल फेज में.
जिससे हमारा जेल फॉर्मेशन होता है एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रेंथ गेन। और इस जेल की वजह से हमारी पोरोसिटी रह जाती है, बिकॉज उसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो अभी जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में क्या किया गया कि ये हमारा जो सीमेंट वाटर का जो मैट्रिक्स है, प्लस इसमें हमारे एग्रीगेट्स भी होते हैं जब हम कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं, तो जो ये मैट्रिक्स है इसकी जगह आपने कुछ पॉलीमर्स यूज किए। वो पॉलीमर्स हमारे एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो देयर आर पॉलीविनाइल एसीटेट, जो हमारा कॉमनली यूज्ड पॉलीमर है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट। तो ये पॉलीमर के साथ आप ग्रेडेड एग्रीगेट्स यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नोन एज पॉलीमरिक कंक्रीट। अब हो क्या रहा है, सिंस आपने सीमेंट वाटर, आपने सीमेंट नहीं यूज की, और तो हमारा जो पॉलीमरिक एसीटेट है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एग्रीगेट के साथ बॉन्डिंग होगी इसकी आफ्टर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो होगा क्या, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा नहीं है और हमारा ये जेल फॉर्मेशन CSS जेल जो हमारा बन रहा था वो नहीं बन रहा है, तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या होगी, पोरेसिटी ऑफ कंक्रीट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी सिग्निफिकेंटली। और जनरली जो हमारी यहां पर कंक्रीट जेल की पोरेसिटी होती है वो इनहेरेंट पोरेसिटी 28% होती है, जो कि यहां पर सीधे सीधे रिड्यूस हो जाती है। तो सिंस पोरेसिटी ऑफ कंक्रीट इज वेरी मच रिड्यूस्ड, तो अब हम इसे वहां यूज कर सकते हैं, एग्रेसिव एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं, स्पेशली जहां पर हमारा देयर इज हाई सल्फेट एंड एसिड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और हमारी जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। और जनरली हम जहां यूज करते हैं जो प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स होंगे, यहां पर मैंने दिखाया दीज आर द प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स जो कि हम पॉलीमर कंक्रीट से बनाते हैं। दिस इज प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स। हम इसे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में भी यूज कर सकते हैं, मैराइन वर्क्स में भी हमारे, बिकॉज कोरोजन के चांसेस होते हैं, सल्फेट अटैक होता है, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी हमारा एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं इस पॉलीमर कंक्रीट को। और जो हमारे सीवेज डिस्पोजल वर्क्स होते हैं जहां पर हमारा सल्फेट अटैक होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ सीवेज, जो H2S गैस जो होती है वो हमारी फर्दर जब सल्फेट आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होके कंक्रीट पर अटैक करती है, तो इस वजह से हम वहां पर प्रेफर करते हैं पॉलीमर कंक्रीट। और जो हमारी पॉलीमर कंक्रीट है वो हमारी 3 कैटेगरीज में बेसिकली हम इसको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है उसमें हमारा पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट है, पॉलीमर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है, जिसमें हम पॉलीमर के साथ सीमेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, और एक हमारी सिंपली हमारी जो पॉलीमर कंक्रीट है जिसमें हम ये यूज कर रहे हैं पॉलीमर मोनोमर पॉलीविनाइल एसीटेट यूज कर रहे हैं एज अ पॉलीमर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम्स विल बी यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग वर्क्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा IS स्टैंडर्ड्स हैं IS 712, जिसमें हमारे कोड ने लाइम को 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब कौन सी वो 6 कैटेगरीज हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्लास A to F हमारा कैटेगराइजेशन है, जिसमें सबसे पहले जो क्लास A है उसको हम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे क्लास A से क्लास F की तरफ जाओगे, हमारी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाएगी लाइम की। मीन्स जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा, धीरे धीरे
वो हमारा रिड्यूस होती जाएगी, और इसी वजह से देयर इज़ अ प्रॉपर्टी में उनकी वेरिएशंस आएगा। और सिंस हर लाइम की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, तो स्पेसिफिकली उनका जो जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वो चेंज होती जाएगी। तो क्लास ए हमारा सबसे अच्छे क्वालिटी का लाइम होगा, जिसे हम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी लाइम सैंड मोटार में, वो हमारी 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर 14 और 28 डेज में होती है। और ऐसे लाइम्स को हम जनरली स्ट्रक्चरल वर्क्स में यूज करते हैं, जहां पर हमें आर्च, डोम वगैरह कंस्ट्रक्ट करना होता है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं लाइम सैंड मोटार। और जो लाइम यूज करते हैं दैट इज जनरली एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहती है। उस पर दूसरी क्लास है हमारी क्लास बी, जिसे हम सेमी हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। ठीक है, और जनरली हमारी ये जो आप यूज करते हो, आपने देखा होगा, दिस इज क्विक लाइम विच इज ऑब्टेन्ड बाई कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। और हाइड्रेटेड फॉर्म में, ड्राई पाउडर फॉर्म में भी आपको मिलेगी जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ ट्रीट कर दोगे। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी ये एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम होगी। तो आप अगर देखोगे 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपको 14 डेज में स्ट्रेंथ मिलेगी, 1.75 आपको 28 डेज में स्ट्रेंथ मिलेगी। और इसका जो बेसिक हमारा यूज है वो मैसनरी वर्क्स में हम यूज करते हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जहां पर ब्रिक मैसनरी वगैरह यूज होगा या स्टोन मैसनरी यूज होगा, वहां पर हम सेमी हाइड्रोलिक लाइम को यूज कर सकते हैं। उसका थर्ड कैटेगरी की जो लाइम है दैट इज फैट लाइम। फैट लाइम जो होगी ये हमारी क्विक फॉर्म या हाइड्रेटेड फॉर्म में रहती है। इसे हम फिनिशिंग कोट, प्लास्टरिंग के और वाइट वॉशिंग में यूज कर सकते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में आपके फैट लाइम ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैसनरी मोटार विद द एडिशन ऑफ पोजोलेनिक मटेरियल। ठीक है, और पोजोलेनिक मटेरियल आप कौन सा यूज कर सकते हो, जो वैल्केनिक डस्ट होगा जिसमें 80% क्ले विथ लाइम मैग्नीशिया एंड आयरन ऑक्साइड इन वेरिंग प्रपोर्शंस। ठीक है, तो दिस इज द फैट लाइम। उसके बाद हमारा फोर्थ कैटेगरी की जो क्लास डी लाइम है दैट इज मैग्नीशियम लाइम, इसे हम डोलोमाइट लाइम भी बोलते हैं। हमारा डोलोमाइट क्या होता है, दिस इज अ कार्बोनेट मिनरल विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है डोलोमाइट का। तो हम जो मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम है वो इस मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, और ये भी हमारा हाइड्रेटेड या क्विक फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी हम फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन और यूसेज हमारे IS 712 ने रिकमेंड किए हैं बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर समराइज किया हुआ है IS 712 कोड में। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ कैटेगरी का जो लाइम है दैट इज कंकर लाइम, जिसमें आपका जो लाइम नोड्यूल्स होते हैं उनको बर्न करके ये बनाया जाता है। लाइम नोड्यूल्स क्या होते हैं, जो कि हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल्स में जिसमें हमारी सिलिका प्रेजेंट होती है, उससे हमें ऑब्टेन करके जब उसको बर्न करेंगे तो हाइड्रेटेड फॉर्म में जो हमें लाइम मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड कंकर लाइम। और इसमें हमें इसे भी हम मैसनरी मोटार में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ कैटेगरी का जो लाइम है दैट इज सिलिशियस डोलोमाइट लाइम एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट और प्लास्टर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे कंसेप्ट्स, ये बहुत है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो क्लास सी है और क्लास डी है, ये दोनों जो हमारे लाइम है दे आर बीइंग यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। फाइनल जो फिनिशिंग कोट होगा प्लास्टरिंग में वो हम फैट लाइम, सॉरी मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया, दिस इज फैट लाइम एंड मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम एज वेल एज वाइट वॉशिंग। तो आप देखोगे यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम होगा, बिकॉज फैट लाइम यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहां पर सेम हमने समराइज की हुई है जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, सो आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। और जो बचे हुए क्वेश्चन है IS 2020 के, वो मैं इसके पार्ट 3 वीडियो जो कि लास्ट वीडियो होगा उसमें कंप्लीट कर दूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।